आज बेटा जो हम लोगों के पास न्यूज़ है, जैसे हिंदू आज उठाया तो आज हिंदू में कुछ नहीं था, इंडियन अलायंस की बात है, इलेक्शन की बात है। इलेक्शन में जैसे उत्तर प्रदेश एंड अदर बेल्ट आपको जिता देती हैं उसकी बात है। ये सारी बेसिक चीज़ें तो इसमें दी गई हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं दी गई। तो आज के न्यूज़पेपर में अगर एडिटोरियल सेक्शन पे जाएंगे तो एक ईवीएम और वीवीपैट पे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई जो वर्डिक्ट है वो सही नहीं लगा। बाकी अगर बात करेंगे तो आज का हिंदू का न्यूज़पेपर एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा। एक थोड़ा बहुत इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एडिटोरियल है, ग्रीनरी कैसे होती है क्या है। बाकी आज के हिंदू के न्यूज़पेपर में ना इंटरनेशनली कुछ अच्छा दिखा, ना डोमेस्टिकली कुछ अच्छा दिखा, ना नेशनली कुछ अच्छा दिखा। तो आज के न्यूज़पेपर को अगर आप नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया। आज का न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से नल है, कुछ भी नहीं है उसमें इतना है कि हम उसे पढ़ पाएँ। हाँ, फ्रंट पेज की न्यूज़ हमेशा न्यूज़ की होती है तो वो कॉमन है, बट अगर एडिटोरियल सेक्शन और ग्लोबल में देखें तो बहुत अच्छी चीज़ उसमें नहीं दी गई। बट हाँ, आज एक न्यूज़ हमारे सामने है, वो ये है कि इस टाइम पर जो 2024 है वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों चल रहा है और इससे टेम्परेचर में कैसे चेंजेस आएंगे। तो 2024 जो होगा अभी तक का सबसे गर्म साल होगा, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। जैसे होता है ना, पिछला गर्म साल 74 था, उसके बराबर अभी टेम्परेचर आया, ऐसा बेटा कुछ नहीं होना। इस बार ये जो टेम्परेचर है बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करेगा और बहुत बुरी तरह इंक्रीज़ करेगा। और तापमान ऑन एवरेज मान के चलिए 44 से लेकर 50 तक जाएगा। कहा जाता है अगर 48 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो आपकी स्किन जलने लगती है। अगर 48 से ऊपर आप तापमान को कर दीजिए तो आपकी स्किन जलती है। और 50-52 का टेम्परेचर अगर मई जून में चला गया तो प्रोबेबली आप बाहर ना निकलें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात यह आती है जो एक चिंता का विषय है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे एसी बढ़ेंगे, जैसे जैसे एसी बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ग्लोबल वार्मिंग में और योगदान देंगे। तो ऐसा क्या ऑप्शन है कि हम इस हीट वेव से अपने आप को बचा सकें? ऐसा क्या ऑप्शन है कि इस हीट वेव से बचने के साथ साथ हम अपनी वर्किंग और अपनी जीडीपी भी चला सकें और ह्यूमन लाइफ भी सस्टेन कर पाएँ? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो पहले तो आपसे एक निदान पूछना है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, तो क्या ऑप्शन है सरकार के पास कि इस तरीके से करे कि मौसम भी ठंडा रहे और लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा क्या किया जा सकता है इस जगह? सरकार क्या अल्टरनेट ढूंढ सकती है इस चीज़ के लिए? बताएं बच्चों, सरकार क्या कर सकती है आपके लिए? गर्मी में शाम को 6 बजे से रात को 2 बजे तक सारे वर्किंग आवर्स बना दो, दिन लोगों को घर पे आराम करने दो, दिन की मार्केट पूरी बंद कर दो। अगर आप कभी भी गर्मी को बियर करना चाहते हैं तो आप नाइट को टोटल डे टाइम की वर्किंग नाइट में कर दीजिए। आपकी कूलिंग रहेगी, 90% जगह पे एसी का यूज़ नहीं होगा। आप ये सोचते हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, नो डाउट जलेगी, लाइटें जलेंगी, बिल्कुल जलेंगी, बट लाइटें कूलिंग ज़्यादा बेहतर देंगे और इंसान अपनी हेल्थ हिजाजत से बच जाएंगे। मार्केट रात में लगाइए। मान लो दिन में सब्जी वाले लग रहे हैं, वो दिन भर सब्जी बेच रहे हैं, वेदर ह्यूमिड है, उसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम इन सब चीज़ों को बचाएं। तो बेहतर ऑप्शन तो है नाइट लाइफ स्टार्ट कर दीजिए। ये 3 से 4 महीने आपको नाइट लाइफ में ही बियर करना है। अगर ये 3 से 4 महीने आप नाइट लाइफ जी लेते हैं तो आप एक बेहतर तरीके में आ जाएंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर लेंगे। तो आपको क्या कोशिश करनी है? नाइट लाइफ की तरफ चले जाए। ठीक, एक एग्जाम्पल है, प्रोबेबली उससे बेहतर ऑप्शन और भी कुछ हो सकता है, जैसे मड का वापस प्रयोग किया जाए, ठीक है, ग्रीनरी की जाए, वेंटिलेशन बनाए जाएँ, अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ कूलिंग ढूंढे जाएँ। तो कई ऑप्शन है जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया और इशू होता है किसी भी अर्थ के लिए। तो ये जो धरती गर्म हो रही है उसका कारण सबसे पहला जो है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एक्सपर्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि ये साल दुनिया का सबसे गर्म साल होगा। हीट सर्ज जो है वो आइसोलेटेड एक्रेंस नहीं है ना। यहाँ पर एल नीनो का भी एक इफेक्ट चलता है, आपको पता है, ला नीनो एल नीनो में जो एल नीनो है इसका इफेक्ट भारत पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसके चक्कर में हमारे यहाँ गर्मी रैपिडली बढ़ रही है। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही है, अगर आप केरला जैसे रीजन में जाएंगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहा जा रहा 2 मई तक वहाँ का टेम्परेचर 48 से 50 हो जाएगा।
वहाँ पे टेम्परेचर से बचने के लिए क्या होता है, केरला में लोग बोट हाउस में रहते हैं। जैसे जो टूरिस्ट जाते हैं ना, वो नदियों के बीच में नाव में घर बने उसमें रहते हैं। कल एक बोट हाउस डूब गई, उसके टूरिस्ट को निकालने में 6 घंटे से ऊपर लगा है केरला वालों को। बीच नदी के अंदर नाव डूब रही है और लोग अंदर सो रहे हैं। तो ऐसी ट्रेजेडीज भी हो सकती हैं। तो बोट हाउस ही इकलौता ऑप्शन है केरला में जहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है। एल नीनो अ कॉम्प्लेक्स क्लाइमेटिक पैटर्न प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन elevating global temperature. Its impact is felt worldwide, but countries like India face unique challenges due to their specific geographic and climatic condition. भारत के साथ समस्या क्या है, एल नीनो पूरी दुनिया पे इफेक्ट डालता है, पर भारत पे ज़्यादा इफेक्ट इसलिए डालता है क्योंकि इसकी जियोग्राफिक जो कंडीशन है वो बहुत अजीब है। ये टाइम वैसे ही हमारे लिए हॉट एंड ह्यूमिड होता है। इस टाइम पे एल नीनो का इफेक्ट और बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारे दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक सिर्फ गर्मी बढ़ेगी, और ये गर्मी कॉन्स्टेंट बढ़ेगी अभी, क्योंकि अभी तो बाकी इफेक्ट्स आने बाकी। ITCZ अब अपना इम्पैक्ट दिखाएगी, अब आ गया, अब इम्पैक्ट उसका प्रॉपर दिखेगा। मई जून में तगड़ा वाला इम्पैक्ट दिखेगा। वो इम्पैक्ट दिखेगा तब और क्या गर्मी होगी, अभी तो अप्रैल खत्म हो रहा है। एज वी लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एल नीनो, it becomes evident that understanding this phenomena is the key preparing for and mitigating its effect on the climate crisis. अब जैसे एल नीनो को आप समझते हैं, अब मैं एल नीनो क्यों नहीं पढ़ा रहा, उसका सिंपल सा रीज़न है, ज्योग्राफी वाले टीचर ने बड़ी मेहनत से आपको एल नीनो ला नीनो पढ़ाया है, तो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बट एल नीनो का जो इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे किस तरीके का है, इसके बारे में अगर एल नीनो को आप प्रॉपरली समझते हैं तो इन चीज़ों के चैलेंजेस को आप देख सकते हैं और अपने एटमॉस्फेयर को और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब बात आती है एल नीनो का जो वार्म फेज़ है ना, एनसो, ये बहुत खतरनाक है। देख रहे हैं सूखी ज़मीन, बारिश भी नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो भारत में आपको दिख रहा है, जिसके चक्कर में आपने तेज़ हवाएं भी देखी होंगी, उड़ती हुई धूल भी देखी होगी, शुष्क मौसम देखा होगा। मतलब आज की गर्मी ये है कि हवा में नमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बाहर निकल जाएं और धूप के थपेड़े खाएं तो आपको लगेगा किसी ने एक बढ़िया सा रूम हीटर जलाया और पीछे से तेज़ पंखा भी चला दिया है। आपके ऊपर थपेड़े नहीं पड़ते, आग पकड़ती है। तो वो चीज़ें इसी चक्कर में होती है क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज है जो कहीं ना कहीं हर साल आता है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है। एल नीनो इज़ द वार्म फेज ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है, जिसे ENSO बोलते हैं, क्लाइमेटिक साइकिल है जो कैरेक्टराइज्ड होती है ना, फ्लक्चुएटिंग ओशियन टेम्परेचर एंड इन इक्वेटोरियल पैसिफिक। इक्वेटोरियल पैसिफिक में जब टेम्परेचर में चेंज आता है उस टाइम पे उठता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू द ग्लोबल वेदर पैटर्न लीडिंग टू द वेरियस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब जब ये उठता है तो क्या करता है, ग्लोबली पूरे धरती का वेदर पैटर्न चेंज कर देता है और उसमें कई एक्सट्रीम वेदर भी आते हैं, जैसे कहीं बारिश होने लगेगी। आज अगर आप बात करें, हम यहाँ गर्मी से झेल रहे हैं, श्रीनगर में कल बाढ़ आ गई। श्रीनगर में डल लेक में इतना पानी भरा है कि रोड पे पानी। हम यहाँ नॉर्मली बात करें, कई जगह ऐसी बर्फ़ गिर रही है कि लोग उठ नहीं पा रहे। अगर आप अनंतनाग और उधर चले जाएं जहाँ पे बर्फ़ गिरने का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ बर्फ़ गिर रही है। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर हम लोग एरिया खोल देते हैं जम्मू कश्मीर का कि लोग जा पाएँ, इस टाइम पर बर्फ़बारी हो रही। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आएंगे और उसके आने का कहीं ना कहीं कारण एक ग्लोबल चेंज है वो आता रहेगा। ठीक है। एल नीनो इवेंट्स टिपिकली अकर इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ 2 और 7 ईयर्स। ये इरेगुलर इवेंट है, कभी 2 साल में आता है, कभी 7 साल में आता है, बट कैन लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 9 मंथ्स टू 2 ईयर्स। बट जब आता है भाई साहब तो 9 महीने से लेकर 2 साल तक रुका जरूर रहता है। तो आपकी कंडीशन बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। ठीक है। द फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद अ बैंड ऑफ वार्म ओशन वाटर that develops in the central and the eastern Pacific including of the western coast of the South America। अब ये कहाँ पे डेवलप होता है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, और ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में बनता है। एल नीनो इफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट है ना, कैन प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसिंग वेदर सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वार्मिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द रिसेंट ईयर। जब एल नीनो आता है तो उस साल पूरे ग्लोबल एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है और इस बार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ने की चांसेस। टोटल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एन एवरेज से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है। अगर इतना हाइक होता है तो कहीं ना कहीं परेशानियां होनी होनी। अच्छा, अगर एल नीनो आता है तो इसका मतलब क्या, मॉनसून स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? ला नीनो एल नीनो दोनों पढ़ाया होगा सर ने। तो अगर ये एल नीनो बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, पेरुवियन कोस्ट पे बारिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे बारिश होगी? पैसिफिक ओशियन में ये फिनोमिना बन रहा है 2 से 7 साल में, क्या होगा? रेनफॉल पैटर्न में क्या चेंज आएगा? इंडिया में इस बार स्ट्रॉन्ग मानसून आएगा या वीक मानसून आएगा?
ये चीज़ें भी यहाँ काउंट करते हैं। और अगर इस साल वीक मानसून हुआ तो हमारा टेम्परेचर और हाइक करेगा। आपको बता दूं कि 2024, 25, 26, 27 ये 4 साल ऐसे हैं जब फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में होगी। एंड 2027, 28 वो समय होगा जब वर्ल्ड को पहली टाइम मशीन इनॉग्रेट होकर दे देगी। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इस साल आपको टाइम मशीन मिलेगी। रीज़न बीइंग, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, रैपिड चीज़ें बदलेंगी, तो हमें चीज़ों की रिसोर्सेज की स्कार्सिटी के लिए बैक ऑफ द टाइम जाके इवेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, आने वाले टाइम पे ज़रूर होंगी। और इसको अनरिवील करने के ईयर भी 27-28 ही है, उससे पहले नहीं है। बट सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारा वेदर 4 साल के लिए बुरा होता गया तो हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रॉट्स आएंगे, बहुत सारे फ्लड्स आएंगे, बहुत सारे फेमाइन आएंगे। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं वार्मर अच्छी नहीं है, बुरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर हमारा वेदर इसी तरह बदलता रहा तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है। एल नीनो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। हीट मैकेनिज्म ऑफ एल नीनो, जब एल नीनो आता है तो भाई टेम्परेचर आग उगलता है, बहुत खतरनाक वाली। और यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आग है। एल नीनो हीट मैकेनिज्म इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द फिनोमिना कॉजेज राइज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। ये कब होता है? जब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने लगता है। विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिससे क्या होता है? वातावरण का भी तापमान बढ़ने लगता है। दिस वार्मिंग इफेक्ट्स इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीट फ्रॉम द ओशियन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ओशियन है वो हीट को कहाँ पे डालता है? वातावरण में। विच कैन अल्टर वेदर पैटर्न एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो क्या करता है? जो हमारा मौसम का रियल क्रम है उसको बदल देता है और वेस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ले आता है। मतलब इस साल क्या होगा? अगर आप कुंडली के हिसाब से देखें, दोषों के हिसाब से देखें, तो 2024 साल होगा लड़ाई का, 2024 साल होगा अर्थक्वेक का, फेमाइन का, फ्लड का, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का। ये पहले से प्रिडिक्टेड है, मतलब अर्थ के लिए प्रिडिक्टेड है। तो वो चीज़ होनी देखिए क्या होगा? फ्लड भी आएंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस भी होंगे, भूकंप भी आएंगे। और आप इस साल देखिए लाइन से भूकंप आते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारे फिनोमिना क्यों बन रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी बन रही है कि एक्सट्रीम वेदर मिलेगा। 2-3 महीनों बाद आपको खबर आएगी ये कंट्री डूबी, ये शहर डूबा, ये लोग डूबे, यहाँ ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ कम बारिश हुई, यहाँ पे सूखा पड़ा। अभी देखिए हीट स्ट्रोक से और ब्रेन स्ट्रोक से कितने लोग मरे। एक ही शहर में 17-17, 18-18 लोग मर जा रहे हैं। एक ही दिन में 28 से ऊपर लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया इस गर्मी में। तो ये गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को मार रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। The current El Nino event, which began in 2023, is expected to peak in 2024 and is one of the primary contributors of forecast record-breaking global temperature. 2023 में स्टार्ट हुआ था, 2024 में अपने पीक पर होगा और कहा जा रहा है ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। The interaction between the El Nino and the anthropogenic climate change is a subject of ongoing research. अभी हमें नहीं पता कि पर्यावरणीय बदलाव और एल नीनो का क्या इफेक्ट है और क्या कोरिलेशन है। इसके बारे में बाद में हमें पता चलेगा। जब ये लगातार होता रहेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट डालेगा, इसके हम रिसर्च करेंगे, तब हम आपको बता पाएंगे कि सच में इससे कुछ होता है कि नहीं होता। अभी हमें भी नहीं पता इससे कुछ होता है कि नहीं होता। बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं एल नीनो जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान देता है। अब भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2024 जो होगा वो हॉटेस्ट ईयर फोरकास्ट कर देगा। ऑलरेडी कहा गया है कि 2024 में अपनी कमर पेटी का बांध लें, आपको गर्मी झेलनी पड़ेगी और अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो जब अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़े तो आपको जीवन में ध्यान रखना है कि ठंडक जो है ना वो स्वयं के अंदर रखनी पड़ेगी। दुनिया तो गर्म रहेगा ही रहेगा। तो इस साल ये गर्मी जो है धरती को कहीं ना कहीं आग के गोले की तरह बरसा रही है। और सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे इंडिया में ये वेदर कंडीशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। बट इस टाइम पे इंडिया क्योंकि हॉट ही झेलता है, इस टाइम पे भाई हम हैं ही हैं सन के बिल्कुल पास। तो सन के बिल्कुल पास होने का फ़ायदा तो उठाना ही है हमें। बढ़िया धूप मिलेगी, बढ़िया आप भुगतोगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। द फोरकास्ट फॉर 2024 इज अलार्मिंग विद द क्लाइमेट मॉडल प्रेडिक्टिंग टू बी द हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। दिस इज ड्यू टू द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट दैट इज करेंटली अंडरवे। जो एल नीनो का इफेक्ट है, इसके चक्कर में भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष की बात की जा रही है और सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष यही रहेगा। द फिनोमिना इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर। अब ये फिनोमिना जो एक्सपेक्ट कर रहा है क्या सिग्निफिकेंटली
वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी, पोटेंशियलिटी पुशिंग देम बियॉन्ड द क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। और ये क्या कह रहा है कि इस साल जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस के अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, मतलब जब टेम्परेचर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से पहले था, उससे इस साल का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। सच अ राइज इन टेम्परेचर would have severe implication on the weather pattern, ecosystem and human societies. The potential of new weather extremes and the exacerbation of the existing climate related challenges underscore the urgency of addressing the climate crisis. जो कंडीशन अब बनेगी वो एक सही में चैलेंज है किसके लिए, इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए, वेदर पैटर्न के लिए। और अगर अभी भी हम नहीं जागते, अभी भी हम इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो हमारी वेदर कंडीशन और बिगड़ेंगी, और बुरी होंगी, और सिचुएशन वर्सन होगी। तो हमें इस क्लाइमेट क्राइसिस पे ध्यान देना और इसको रेगुलेट करने की पूरी तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी। एल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, ये एक अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो एज ऑब्वियस है भाई, एल नीनो का भारत पे इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। क्यों? India's climate is the heavily influenced by the monsoon and El Nino event can have the dramatic impact on this vital weather system. El Nino is associated with the weaker monsoon which can lead to the reduced rainfall and drought condition. ठीक, अगर एल नीनो स्ट्रांग होता जाएगा तो क्या होगा, मॉनसून कमजोर हो जाएगा। और अगर बेटा भारत में मॉनसून कमजोर होगा तो क्या होगा, जो आपको बोला, फूड सिक्योरिटी, ड्रॉट, फेमाइन, और जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे इरेगुलर वेदर पैटर्न बदलेंगे। तो ये कंडीशन अगर बनती है तो कहीं ना कहीं इस साल भारत और गर्म दिखेगा और इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन के उभरेगा। दीज चेंजेस कैन हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी। 2024 El Nino event poses a particular threat as it is expected to be the strong occurrence. एल नीनो 2024 का बहुत स्ट्रांग होगा। 2023 का भी मानसून वीकर ही था हमारा, कुछ ही दिन बारिश हुई और ऑलमोस्ट हुई नहीं, और 2024 उससे बुरा जाएगा। मतलब बरसों मेघा दिखेंगे तो पर बरसेंगे नहीं हमारे यहाँ। तो एक हमारे लिए प्रॉब्लम वाला इशू क्रिएट होगा। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ द एल नीनो ऑन इंडिया इज सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, है ना, टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट वर्नरेबल कम्युनिटीज़ एंड सेक्टर्स। अब एल नीनो जो है इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनको ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए कि इसका जो इफेक्ट है उसको हम रेगुलेट कर पाएँ और जो सोसाइटीज़ हैं उनको हम सिक्योर कर पाएँ, ताकि ये इश्यूज़ हमारी कंट्री में ना रहें और हम इन इश्यूज़ के बाद भी अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लगा पाएँ। अब सिंपल सी बात आती है कि मिटिगेटिंग एल नीनो इफेक्ट, अगर एल नीनो के इफेक्ट को हमें रेगुलेट करना है, इसको कंट्रोल करना है, तो सबसे अच्छी चीज़ एक ही है, फिर मैं बोलूँगा ग्रीनरी। आप जितनी हरियाली करेंगे उतना अच्छा। और सिंपल सी चीज़ है कि आपको अप्रैल, मई और जून में फालतू में घर से बाहर निकलना ही नहीं है। मत निकलें, घर पे ही रहें, कहीं और जाना ही नहीं, घर पे बसे रहें। आपको निकलने की आवश्यकता ही नहीं है घर से बाहर। निकल के क्यों बीमार पड़ना चाहते हैं? जब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप सिक्योर रहेंगे। तो ये जो 3 महीने 4 महीने हैं इसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना। वाइल एल नीनो इज अ नेचुरल एंड द साइक्लिकल फिनोमेना, इट्स इफेक्ट कैन बी मिटिगेट थ्रू प्रिपेयरनेस एंड द एडेप्टिव मेजर्स। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है हर 5-6 साल में या 2 साल में ये रिपीटेटिव होता है, तो इसके लिए हम पहले से मेजर्स ले सकते हैं ना, पर हम लेते नहीं है। फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एंटिसिपेटिंग एल नीनो इवेंट्स एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। अगर हमें पहले से पता है, पहले से अर्ली वार्निंग है, तो इसको हम देखेंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न and the mechanism of El Nino, government and the communities can take proactive steps to minimizing the adverse effect। अब इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा एल नीनो आता है तो हमें क्या करना है, इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम पहले से प्रोएक्टिव स्टेप ले लें। अच्छा, एक स्टेप मुझे समझ में आता है, आप लोग पता नहीं एक्सेप्ट करें। क्लाउड शेडिंग क्या की जा सकती है? अगर वीकर मानसून आता है इंडिया में तो क्या मई जून जुलाई हम क्लाउड शेडिंग करके बारिश नहीं बढ़ा सकते? एल नीनो का इफेक्ट खत्म। भाई हम दुबई तो है नहीं। दुबई में तो क्या होता है, जब शेख का मन करता है मेरे बच्चे को आज बारिश देखनी है, जाओ क्लाउड शेडिंग कर दो, बारिश होगी। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बारिश कराने के लिए एक लॉजिकल रीज़न चाहिए। तो क्या भारत में इस रिवर्स इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें बारिश करा देनी चाहिए? एक चांसेस बन सकते हैं। अगर हमारे यहाँ बारिश और वीकर मानसून आ रहा है तो हम अपने स्टेट्स में बारिश कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि IIT कानपुर ही इसका सबसे ज़्यादा काम करता है। यूपी में तो बारिश बड़े आराम से कानपुर करा देगा, कोई टेंशन नहीं, बाकी स्टेट अपने अपना सोच ले। इसके बाद
These may include managing water resources more effectively, adjusting agriculture practices, and implementing policies to enhance resilience to the climate vulnerability. अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं जो क्लाइमेट वर्नेबिलिटी पे ध्यान दें, एडजस्ट करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ठीक है, और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करें इफेक्टिवली जो इसके लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन दें इज़ ऑल्सो एसेंशियल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। एज द इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो आर फेल्ट ग्लोबली, क्योंकि जो एल नीनो के इफेक्ट हैं वो क्या है, वैश्विक हैं, एंड रिक्वायर द कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, और इसमें क्या चाहिए, हमको सहयोग चाहिए पूरे देशों का। अगर सारी दुनिया मिलकर हमें सहयोग करती है तो हम कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। आज की डेट में हमारी धरती की दशा कुछ ऐसी है कि वो खुद हमसे मदद मांग रही है, वो हमसे कह रही है प्लीज़ हमारी मदद करिए, बट वी आर नॉट हेल्पिंग अर्थ। अर्थ की ये सिचुएशन करने वाले हम लोग हैं, वरना वो इतना सैड होकर हमसे हेल्प की मदद ना मांगती। तो अर्थ क्लियरली क्या कह रही है, अर्थ कह रही है कि भाई मेरे ऊपर जो तकलीफ है वो आपने दी है, तो मदद भी तो आप ही करोगे। अगर तकलीफ आप दोगे तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे अर्थ की टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी है दैट अर्थ इज़ आस्किंग फॉर द पर्टिकुलर हेल्प, और अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो एडॉप्टेशन हमें बहुत चीज़ों का करना पड़ेगा। द क्लाइमेट क्राइसिस विद एल नीनो 2024 एज अ फोकल पॉइंट हाईलाइट्स द क्रिटिकल नीड ऑफ इमीडिएट एंड द सस्टेन्ड क्लाइमेट एक्शन। आज ज़रूरत है कि हम एक इमीडिएट और सस्टेन क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करें। इट एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये तब रिड्यूस होगा जब एसी कम यूज़ करेंगे, व्हीकल्स कम यूज़ करेंगे, तब होगा, ठीक है। ट्रांजिशनिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हम सोलर पावर पर काम कर ही रहे। इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट रिसाइलेंस, इस पे हम कभी काम नहीं करते। हम इन्वायरमेंट के लिए पैसा लगाने को तैयार नहीं है। हम सारी दुनिया में पैसा लगा सकते हैं, पर अगर इन्वायरमेंट की बात आएगी तो इन्वायरमेंट में हम 1 रुपये भी खर्च करने को कभी तैयार नहीं होते। एज द वर्ल्ड फेसेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड हीट, जैसे वर्ल्ड है वो क्या कर रहा है, अनप्रेसिडेंटेड हीट को देख रहा है। डिसीजन मेड टुडे विल शेप आवर एबिलिटी टू कोप विद द एडॉप्ट ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट। आज हम क्या एक्शन लेंगे हमें बताएगा भविष्य में, जब मौसम में बदलाव आएगा तब हम क्या करेंगे। जैसे आज पता है हमारी सरकार बहुत नॉर्मल बैठी है, उसको लग ही नहीं रहा कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, ठीक है ये सियासती गर्मी है। सियासती गर्मी का मतलब होता है पॉलिटिकल हीट है ना भैया, ये सच में एल नीनो वाली हीट है जो मार डालेगी आपको। और देखिए 20 मई को इलेक्शन है, 18 से 20 मई में मैक्सिमम वोटिंग है। अब तुम्हें लग रहा है 20 मई की उस गर्मी में कोई दोपहर में वोट डालने जाएगा भाई? या तो अर्ली मॉर्निंग डालेगा या इवनिंग में भी 5 बजे बंद कर दोगे, 6 बजे बंद कर दोगे, कौन झेलेगा? तो वोटिंग ड्रॉप होने का रीजन भी ये हीट होगी इस बार। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, यूपी की सबसे अच्छी प्रेडिक्शन होगी 50% वोटिंग होगी ही नहीं, 47-48 पे रुक जाएगी यूपी की वोटिंग इस बार। तो रीजन भी ये है कि वेदर अगर चेंज हो रहा है तो इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेने को तैयार नहीं। वर्ल्ड वाइड मैंने किसी कंट्री को इस पर एक्शन लेते हुए नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा, और 6 महीने अप्रॉक्स बीत जाएंगे। चलिए, एल नीनो ऑफ द 2024 इज अ रिमाइंडर ऑफ दैट interconnectedness of the natural phenomena and the human activities and the collective responsibility to the safeguard our planet for the future generation। अब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाले भविष्य को पृथ्वी दे के जाए, ना कि आग का गोला। अगर हम इनको एक आग का गोला पृथ्वी की जगह देंगे तो हमें समस्या होगी। तो हमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर हम ये करने को तैयार नहीं है तो हम ऑलमोस्ट कुछ भी करने को तैयार नहीं। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो ये हीट वेव वाला जो चैप्टर है ये लेक्चर में इतना ही था। हीट वेव को अगर आपको रेगुलेट करना है तो आपको बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, और ये बदला तब जा सकता है जब हम अपने माइंडसेट और अपनी चीज़ों को बदलें। अभी हम बदलेंगे कैसे, बात ये आती है। बदलने के लिए जैसे आपको बोला कि ह्यूमंस में अकेले हम नहीं कर सकते, एक हमारी कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है। ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं उनको देखना है कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, ये सब अभी झेले, ओमान ये अभी झेलें बारिश खतरनाक वाली, और उसके बाद भी इग्नोरेंस में है। इनको नहीं लग रहा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आज दिखा वेनिस का। वेनिस ने 5 यूरो फाइन लगा दिया है, 5 यूरो पर डे की एंट्री फीस लगा दी है। अगर आप सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक के लिए वहाँ जाते हो वेनिस के अंदर, तो आपको 5 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, टूरिस्ट जो ओवर क्राउडेड था ना प्लेस, वो रेगुलेट हो जाएगा। 5 यूरो का मतलब कितना हो गया, 80 रुपये के आसपास होगा। 80 के हिसाब से जोड़ लो, 1 यूरो 80 का आता है, तो उस हिसाब से जब बहुत महंगा तो नहीं हुआ, 400-500 रुपये हुआ। बट वो 500 रुपये भी कोई क्यों देगा अगर वो वीज़ा टिकट लगा के आ रहा है।
इसमें 12 साल से नीचे के बच्चे, स्टूडेंट्स, है ना, और साइंटिस्ट, कुछ लिस्टें दी हैं जिनको नहीं देना है, बाकी सबको देना है। और ये ट्रायल है, मतलब टेस्ट एंड ट्रायल मेथड में लगाया गया। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये लगाया जाएगा। अब जैसे आप वेनिस जाते हो, वेनिस की गलियों में जब पानी भरता है आपको मजा आती है, बट आज जो वहाँ रहते हैं उनसे पूछो, जब वहाँ पे सबमर्जिंग होती है, लोग खेलते हैं और वहाँ के लोग कितना परेशान होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बिल्डिंग का एक फ्लोर डूब जाए, बाहर लोग नाव चला रहे हैं और आप परेशान हो। एग्जैक्टली वेनिस में वही होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आने वाले टाइम पर अगर ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या आपको मालदीव दिखेगा, क्या आपको लक्षद्वीप दिखेगा, क्या आपको बांग्लादेश दिखेगा, क्या आपको वेनिस दिखेगा, क्या आपको मॉरिशस दिखेगा? कंडीशन है इन सब चीज़ों की, डेडिंग होने लगेगी, ये मरने लगेंगे, इनका एरिया खत्म होने लगेगा, ये सबमर्ज होने लगेंगे। तो क्या सबमर्जिंग ही एक ऑप्शन है? क्या हम क्लाइमेट चेंज को बदल नहीं सकते? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर पिघल रहा है, तो जब वो ग्लेशियर पिघल जाएगा तो क्या होगा भाई? ग्लोबल वार्मिंग एक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे डालेगी? अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका एक इतना बड़ा आइलैंड है जिसमें बड़ी बड़ी आइस शेल्फ्स हैं, अगर वो गलने लगी तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो ना हो, ग्लोबल सी हाइट जरूर बढ़ जाएगी। सी लेवल बढ़ते ही हम लोग डूबने लगेंगे, सुनामीज आएंगी, हाई टाइड्स आएंगे, वॉल्केनिक इरप्शन बढ़ेंगे, अर्थक्वेक बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल फिनोमिना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट को चेंज और अपडेट करने के लिए। तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं और कैसे इसको बचाना चाहते हैं। ये सोली आप पर डिपेंड करता है, किसी और पर। ये इस एडिटोरियल में था, इससे ज़्यादा इसको ये इस एडिटोरियल में कुछ था नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। अब यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? जी बेटा, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अभी हाफ एन आवर के बाद आपकी क्लास IR की स्टार्ट होगी, ठीक है? आप 3:30 से स्टार्ट कर देंगे। कुछ पूछना है बेटा? नहीं पूछना? इस पे क्वेश्चन जो होंगे वो शाम को अभी जब क्लास होगा तब आपको दे दूंगा। इससे किसी को कुछ पूछना है? चलिए 3:30 दोबारा मिलते हैं।